फ्रंट फुट फुट पर रहती थी क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस इंटेलिजेंस लेके आती थी, सीआरपीएफ आगे लीड करती थी और जब इस तरह का ऑपरेशन होता था तो आर्मी उसको टेक ओवर कर लेती थी। लेकिन पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो ज़िम्मा है पूरा का पूरा वो तो सीआरपीएफ के पास रहता था। तो कैसे आप टैकल किए और ये बुरहान वानी का एनकाउंटर है, ज़रा इसके बारे में बताएँगे सर कैसे लीड किया? कैसे इन्फो मिली? किस तरह से ऑपरेशन को चलाया गया? किस तरह से सीआरपीएफ की टीम ने उसका एनकाउंटर किया? इस जो सक्सेस मिला उसका सबसे बड़ा जो वजह है वो तीनों एजेंसीज़ के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और ये कोऑर्डिनेशन इस तरीके से था कि टॉप पे नहीं, जो डीजी जेएनके या एडीजी सीआरपीएफ जम्मू जम्मू एंड कश्मीर ज़ोन या जो आर्मी के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी थे लेफ्टिनेंट जनरल, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन था ही, बट ग्राउंड लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन था। तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, तो वो नीचे लेवल पे भी आपस में वो शेयर करके उनके बीच में टाई अप था कि कौन सी इस एरिया में कौन से सीआरपीएफ की यूनिट है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की कौन से ऑफिसर हैं और आर्मी के कौन से, तो आपस में कोऑर्डिनेशन से और वे लोग काम कर लेते थे और सीनियर इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से वो बताया भी करते थे। पर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता हो सर मतलब उस समय मतलब एक तरफ आप एनकाउंटर चल रहा है, बुरहान वानी तो बड़ा नाम था उस समय क्योंकि उसके बाद तो पूरी जो कश्मीर वैली है वो तो अनरेस्ट पे चली गई थी। पत्थरबाजी हो रही थी। मेरे ख़्याल से वैसा दौर तो अब तो क्योंकि 370 हटने के बाद तो अब तो काफ़ी कमी आ गई है, हालाँकि फिर भी टेररिज़्म आ गया लेकिन कैसा था वो आपकी जवान जा रहे हैं, आपके ऑफ़िसर्स जा रहे हैं और वहाँ से पत्थरबाजी हो रही है। एक बार तो मैं ही फँस गया था सर जब आप वहाँ पे थे तब मैं गया था वहाँ पर, वो डाउनटाउन में जामा मस्जिद में, मैं ही फँस गया था, गाड़ी में पथराव हो रहे थे। तो आप कैसे झेल लेते थे वो पत्थर-पत्थर आ रहे हैं, आप आपकी गाड़ी चल रही है और जहाँ देखो वहीं से पत्थरबाजी हो रही है। मतलब कैसे मतलब वो झेलना और वो मोराल को भी बूस्ट अप रखना कैसे आप कर पाते थे सर? बुरहान वानी एक पोस्टर बॉय था और उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर रीजन में। तो जैसे ही वो उसकी एनकाउंटर हुआ और वो मारा गया, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। उस प्रकार की रिएक्शन हम लोगों ने एंटिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन चूँकि हम वहाँ मौजूद थे ही, तो हमने धीरे-धीरे उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और साथ में ये एकदम कंट्रोल होना उतना संभव नहीं दिख रहा था। एक समय ऐसा स्थिति हो गया था कि जो सड़कों पे आना-जाना मुश्किल हो रहा था और जो इंटीरियर्स थे तो उसपे तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। जो मेन हाईवे थी जम्मू एंड कश्मीर को जो जॉइन करने वाली, उसपे भी जाना-आना मुश्किल हो रहा था। मैं आपको किस्सा बताता हूँ उसी टाइम का जब मैं आपके पास आया था, ये बुरहान वानी को मारा था, तो मैंने वहाँ पे टैक्सी ली। अब उस टैक्सी वाले को मैंने कहा, "भई हमें शूट करने के लिए जाना है।" बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। अब उसके बाद वो मुझे सीआरपीएफ कैंप के पास से कम भी 500 मीटर दूर छोड़ दे और कहता, "जी आपको पैदल ही जाना, मैं नहीं जाऊँगा।" तो जहाँ पे जो लोकल लोग हैं, वो फ़ोर्स पे भरोसा नहीं कर रहे और वो उससे दूर रहना चाहते हैं। ऐसी जगह पे आप लोग कैसे काम कर पा रहे थे? मतलब मैं तो मुझे मुझे तो मैं हैरान रह गया था मतलब कि वो कह रहा था कि सीआरपीएफ या किसी फ़ोर्स के आस-पास मैं दिखूँगा, तो मुझे गोली मार देंगे। उससे आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे। तो आप लोग कैसे वहाँ पे काम कर पा रहे थे? मतलब आप लोगों के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग था। हम लोग थे तीनों एजेंसीज़, जेएनके पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, सभी ब्रेव हमारे यहाँ जो सिपाही थे, ऑफ़िसर्स थे, सारे ब्रेव थे और वे जानते थे कि किस तरह से कंट्रोल करना था। तो हमारी सबसे पहले प्रथम कोशिश थी कि हम जिस पुलिस स्टेशन में हों या हमारा एक कैंप हो, वो सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर कैंप किसी वजह से उसपे हथियार भी है, सब कुछ है, तो उसको सुरक्षित रखा। जो मेन थॉरोफेयर है, उस पे कंट्रोल हमारा रहे। जो स्टेट हाईवेज़ हो, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाले हैं, वो हाईवेज़ को उसको कंट्रोल रखें। एंड उसके बाद जहाँ भी हमारे को गैदरिंग होती थी, गैदरिंग कंटेन हो सके, तो इस प्रकार से काम किया। इसमें ज़रूरत थी कि आपने सवाल पूछा कि किस प्रकार से हम मोरल को अप करते थे। दिन में जाना और ख़ासकर जब आप मूवमेंट कर रहे हो
और आपकी गाड़ी जा रही है तो जो दूर से पहचाना जा सकता है कि ये सीनियर अधिकारी का है, तो उस हमेशा गिरने का चांस रहता है। गिरना मुश्किल चीज़ नहीं है, मुश्किल चीज़ है कि वो घेर से बाहर निकलने में आप फ़ोर्स का इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग ज़ख्मी होंगे या और कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादातर मैं पर्सनली मूवमेंट हमारा मैं रात को करता था। तो रात को खतरा नहीं होता था? रात को तो रात अंधेरे में को कोई भी आ जाए? रात को हो सकता था, लेकिन हाँ। रात को अनएक्सपेक्टेड था। हुँ, सिक्योरिटी में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई चीज़ पहले से उसका पूर्वानुमान ना हो, हुँ, उसको एक्सपेक्ट न कर सकें। अनएक्सपेक्टेड चीज़ करेंगे, एक अनएक्सपेक्टेड रास्ता लेंगे, तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर कोई भी तैयारी करता है कुछ को नुकसान करने के लिए, तो वो तैयारी करेगा। जब आप उसको समय नहीं देते हो, तो तैयारी कैसे करेगा वो? तो इस प्रकार से रात को अक्सर जब हमारे पर्सनल स्टाफ को भी मालूम नहीं होता था कि हमारा क्या प्रोग्राम है, तो मैं किसी जगह चला जाया करता था और सुबह होने से पहले वापस आ जाया करता मेरे ख्याल से आप लगभग 2 साल तक आप वहाँ था। पे हाँ, रहे 2 साल रहा। और 2 साल में मेरे ख्याल से आपने 650 तो आतंकियों का सफाया कर ही दिया था। हाँ, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन 1 साल का मैंने बताया कि 217 हाँ। 2017 में 217 ऐसे आतंकी थे जिनको या तो पकड़े गए थे या न्यूट्रलाइज़ हुए। मैं वो टाइम देख रहा हूँ सर, क्योंकि 370 हटा, उससे पहले सबसे बुरे हालात मेरे ख्याल से उसी समय के दौरान हुए हैं। और अभी क्योंकि फिर धीरे-धीरे कश्मीर जो श्रीनगर शहर है वहाँ से सफाया होता चला गया था। अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, फिर से अचानक से श्रीनगर शहर के अंदर ही हैंड ग्रेनेड फेंक दिया है, गोलियाँ चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कहीं न कहीं सरकार के जो लोग हैं, क्योंकि उस समय पीडीपी की सरकार थी, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की तरफ से भी इस तरह के लोग जो हैं कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो सरकार चलाने के लिए हों, अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कहीं आपको इस तरह का लगा आपको? क्योंकि उसमें तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसा कोई जनरल स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। हुँ, हर एक जगह कोई न कोई ऐसा होता है हुँ, जो कि अपने कर्तव्यों के प्रति अ, हुँ, कर्तव्य नहीं करता, हुँ। तो वो अलग बात है। बट आपको लेकिन लगा कि कोई न कहीं, कहीं न कोई जिस तरह की कहीं न कहीं आपको इंक्लिनेशन हुई या आपको लगा, आप नाम भले ही ना लें क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको कहीं लगा कि कोई ना कोई तो है जो कहीं न कहीं इनको मोबिलाइज़ कर रहा है या इनको इस तरह से इंस्टिगेट कर रहा है? जैसे पत्थरबाजी में हम कह रहे थे कि पत्थरबाजी जो हो रही है, वो चाहे हुर्रियत वाले हों, तो उसमें कहीं न कहीं सरकार के या कुछ ना कुछ लोग हैं, जो कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगा इस तरह की कुछ चीज़ें? देखिए, कश्मीर में अक्सर 2 चीज़ें होती हुँ, हैं। एक तो पत्थरबाजी हुँ, और दूसरा टेररिस्ट एक्ट। हाँ, जो पत्थरबाजी होती है, वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है। हुँ, वो इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हुँ, उसकी फंडिंग भी होती है। बिल्कुल। एक जो काम अच्छा हुआ था, जो हमारी भी सजेशन उन दिनों होती हुँ, थी हुँ, कि 370 हट जाए। हाँ, अच्छा। और जो जो फंडिंग जो करने वाले एनआईए वहाँ आकर के जो ऐसे फंड करने वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। अच्छा, तो ये आप लोग सजेशन दे चुके थे पहले कि 370 जी, हटना चाहिए? कब जी। कब आपने दिया था ये? सजेशन बहुत लोगों ने दिया होगा, हाँ, लेकिन मेरा अपना खुद का सजेशन था अच्छा। 2017 में कि जब तक हम 370 नहीं हटाएँगे, ये हुँ, 370 के फ़साद के पीछे हुँ, हुँ। रह कर के बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो आपने बड़ी और दूसरी चीज़ है कि ये जो फंड करने वाले, हाँ, हाँ। जो पैसे इंतज़ाम करने वाले, बिज़नेसमैन हो या हुँ, पॉलिटिशियन हो, हुँ, हुँ, इनका इनका भी पर्दाफ़ाश होना चाहिए और ये एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे एनआईए हो, हुँ, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट करे और ये दोनों चीज़ हुआ। इससे क्या हुआ कि पत्थरबाजी वो ख़त्म हुआ। बहुत सारे लोग पत्थरबाजी इसलिए भी करते थे कि वो अपने को आइडेंटिफ़ाई करना चाहते थे उनके साथ। अच्छा। भले ही वो बिज़नेसमैन थे, उनका उससे कुछ मिलना हुँ, नहीं था, हुँ, लेकिन आइडेंटिफ़ाई करना चाहते थे। वो किनारे नहीं होना चाहते थे, वो उनका टारगेट नहीं बनना चाहते हुँ, थे, इसलिए वो उनके साथ दिखते थे। लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज़र्स एंड जो फंडिंग करने वाले हुँ। जब ये हट गए, तो आपने देखा हो कि पत्थरबाजी समाप्त हो गया। हाँ, अब तो पत्थरबाजी दिखती नहीं वहाँ पे। जो दूसरा है, वो है टेररिस्ट एक्ट। हुँ, और टेररिस्ट एक्ट आप जानते हो कश्मीर हुँ, और जम्मू
इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। हाँ, अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो कि मैन करना बड़ा आसान नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो अगर आपने 1 साल लगाया भी उस पे बैरिकेड्स उस पे फेंसिंग भी हुँ, किया हुँ, भी, हुँ, तो भी वो बर्फ़ से या डिफरेंट चीज़ों से हुँ, हुँ, या बारिश से वो हुँ, अगले सालों खत निकल जाता है। बिल्कुल। तो उधर से आना, कई जगह नाले होते हैं तो हुँ, उसमें आप कोई बैरियर्स लगा नहीं सकते। हुँ, तो आना हर समय संभव होता है। और एक कुछ ऐसा समय होता है साल का हुँ। जिसमें और भी आसान हो जाता है। तो वो उधर से आकर के हथियार भी ला सकते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट एक्ट कर भी सकते हैं। तो टेररिस्ट एक्ट को पूर्णतः समाप्त करना एक मुश्किल चीज़ है। वो कभी भी हो सकता है। तो अभी भी हो रहा है। वो ऐसा हो सकता है कोई माहौल बनाना चाहे कि जब ये डेमोक्रेसी, अब ये जो इलेक्शंस हुए, तो वो दोबारा से माहौल बनाना चाहते हों। अब मैं तो वहाँ हूँ नहीं, मुझे अभी की इंटेलिजेंस मालूम नहीं है। आपके टाइम में टारगेट किलिंग नहीं होती थी, उस समय टेररिस्ट एक्ट हुआ करता था कि आए, ब्रस्ट फायर किया, इसको मार दिया, उधर मार दिया। अभी हम देख रहे हैं 370 हटने के बाद से वो टारगेट किलिंग वाला एक कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़ गया है। खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और खास तौर पे वो टाइमिंग भी उनकी अक्टूबर के आसपास होती है, नवंबर के आसपास, जब वो जो मजदूर होते हैं उनको वापस जाना होता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये ट्रेंड क्यों एकदम से इन्होंने अपनाया? नहीं, उस समय भी ऐसा होता था। अच्छा। वो तय करते थे हुँ, कि आज ये करना है। अच्छा, कहीं बैंक में चले जाना है, बैंक में बैंक मैनेजर को, जो बाहर का अगर है, अच्छा। तो उसको मार देना है। हाँ। तो वैसा तो हमेशा से होता रहा है। खासकर जो जम्मू से श्रीनगर में आते थे, उनको टारगेट किया करते थे। और कई बार तो वो करते थे जो उनको कहा जाता था, अच्छा। फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो कुछ उनको कहा जाता था, हुँ, तो वो हुँ। करते थे। ओके। अच्छा, अब मैं चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर की बात हो गई। आप जम्मू कश्मीर में थे, वहाँ से आपका टेन्योर कट शॉर्ट करके आपको सीधा दिल्ली बुला लिया गया और आपको कह दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर तो टेरर देख लिया आपने, अब ज़रा दिल्ली का भी टेरर देख लीजिए। दिल्ली में जो दंगे हो रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, आपको एकदम से बुलाया गया, पैराशूट लैंडिंग हुई और आपको पूरी कमान सौंप दी। तो कैसा लगा आपको एकदम जम्मू कश्मीर से सीधा आपको यहाँ पे और नहीं, मैं सँभालना? इस फैक्ट को सही बताना चाहता हूँ। मैं 2 साल जम्मू कश्मीर हुँ, रहने के बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था, हाँ। सीआरपीएफ में। तो मैं सीआरपीएफ में दिल्ली में पोस्टेड था एज़ स्पेशल डीजी। हुँ। तो उस समय जब मेरे को जो ज़िम्मेवारी दी गई, तो मैंने किया। तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि उस समय भी मैं वो, मतलब फ़ॉर्च्यूनेटली मैं उस दौरान भी मौजूद था जब आपको चार्ज दिया गया और आप नॉर्थ ईस्ट में राउंड लेने के लिए आ गए थे और नॉर्थ ईस्ट में आप राउंड ले रहे थे कि, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से आप सिचुएशन को सँभाल रहे हैं। तो क्या चल रहा था आपके मन में? इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद और कई जगहों पे काम करने के बाद हमें बहुत क्लियर मालूम था हुँ। कि क्या करना चाहिए। और सबसे पहले जब